गौरी शॉपिंग मॉल के कॉर्नर एरिया की तरफ निकल ही रही थी कि तभी अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कॉर्नर में खींच लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि गौरी हड़बड़ाहट के मारे अपने मुंह से चीख निकालने ही वाली थी कि तभी किसी ने अचानक ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया। और अब गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई कि तभी वह शख्स अपने मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, खबरदार जो जरा भी शोर किया, मैं हूँ, पैसे लाई हो। और अब उस शख्स की बात को सुनकर गौरी अपनी घबराई हुई नजर से उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। इस वक्त उसके सामने एक लंबा चौड़ा 25 या 30 साल का इंसान खड़ा था, जिसने अपने आप को पूरी तरह ऊपर से नीचे तक ब्लैक बॉडी से कवर कर रखा था। सर पर टोपी, आंखों पर ब्लैक चश्मा और चेहरे पर मास्क। गौरी उस इंसान को अपनी गहरी नजरों से पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उस इंसान को अच्छे से पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल भी गौरी के सामने क्लियर नहीं था, बल्कि उसने अपने आप को काफी अच्छे से ढक रखा था। कि तभी गौरी की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर वह शख्स एक बार फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ए लड़की, सुना नहीं तुमने क्या कहा? मैंने कहा पैसे लाई हो तुम, या फिर नहीं नहीं मैं पैसे लाई हूँ। गुड, तो जल्दी निकालो इससे पहले कि कोई आ जाए। अपने सामने खड़े उस इंसान की बात को सुनकर गौरी थोड़ा घबराते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन पहले वो फोटो और वीडियो मुझे दो। वैसे भी तुम उसे हथियार बनाकर अब तक मुझसे बहुत पैसे ले चुके हो, पर अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मैं तुम्हारी इस ब्लैकमेलिंग से परेशान हो चुकी हूँ, और अब बस मुझसे और नहीं होता। अब तुम मुझे मेरे फोटो और वीडियो वापस करोगे तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगी, वरना। और गौरी की बात को सुनकर वह शख्स गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक गौरी को घूरते हुए बोला, क्या कहा? तुम मेरे सामने शर्त रख रही हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? लगता है तुम उन फोटो और वीडियो को भूल गई हो। डोंट वरी, अगर ऐसा है तो मैं अभी और इसी वक्त उन फोटो और वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारी और डेविडसन फैमिली की जो इंसल्ट दुनिया में होगी, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, क्योंकि मुझे वह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मेरी बातों के खिलाफ जाते हैं। इतना कहकर वह शख्स अपना मोबाइल फोन निकाल कर जैसे ही उसमें कुछ बटन प्रेस करने वाला था कि तभी अचानक ही किसी ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद अचानक ही गौरी और वह शख्स हैरान रह गए, और वहीं दूसरी तरफ काजल, जीवा और आशी की टीम को धोखा देकर माही का हाथ पकड़कर कुछ दूर तक भाग कर आई थी। और अगले ही पल उसके सामने कुछ गाड़ियां आकर रुकी, जिन्हें देखते ही वह दोनों एक चैन की सांस लेती है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि गाड़ी में से तुरंत ही विद्युत, युवान खन्ना और कुछ सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से बाहर निकलकर उन दोनों के पास आ ही रहे थे, जो देखकर माही बिना एक पल रुके जल्दी से काजल का हाथ छोड़कर दौड़ते हुए जाकर अपने भाई विद्युत के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। भाई आप आ गए भाई। विद्युत तुरंत ही अपनी आंखों में नमी लिए अपनी बहन को कस के सीने से लगाते हुए थोड़ा परेशान होकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, हाँ मैं आ गया छोटी, थैंक गॉड तुम ठीक हो। लेकिन एक बात बता, उन लोगों ने तुझे कुछ किया तो नहीं? तुझे उन लोगों ने? कि तभी माही अपनी आंखों में आंसू ले अपने भाई के सीने से अपना चेहरा निकाल कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन लोगों ने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। लेकिन भाई आप यहाँ और यह सब वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले जल्दी गाड़ी में बैठो, खतरा अभी टला नहीं है, वह लोग आते ही होंगे। कहते हुए विद्युत तुरंत अपनी बहन माही का हाथ पकड़कर वापस गाड़ी की तरफ उसे ले जाने लगा। वहीं विवान खन्ना काजल की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा था, और काजल अपनी ही जगह पर जमी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, न जाने उसके दिल में कैसी कश्मकश थी। वह ना तो अपने कदम युवान खन्ना की तरफ बढ़ा पा रही थी और ना ही अपने कदम वापस ले पा रही थी। वह एक नजर पलटकर उसी रास्ते की तरफ देखती है जहां वह अपने प्यार जीवा को छोड़कर आई थी, और दूसरी नजर पलटकर
वापस अपने भाई की तरफ, जो कि उसकी तरफ ही आ रहा था। काजल इस वक्त एक दोराहे पर खड़ी थी जहां से दो रास्ते गुजर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किस रास्ते पर जाए। एक रास्ता जो उसे उसकी फैमिली तक ले जाता था, लेकिन उसकी खुशियों से दूर, उसके प्यार से दूर, और वहीं दूसरा रास्ता उसे उसके प्यार के पास, उसकी चाहत, उसकी खुशियों के पास ले जा रहा था। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी, उसके खानदान का विनाश और तबाही। वह सचमुच कोई फैसला नहीं ले पा रही थी कि तभी उसके कानों में युवान खन्ना की लगभग जोरदार आवाज गई, काजल, तुम वहां क्या कर रही हो? जल्दी मेरे पास आओ, हमारे पास वक्त कम है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और अचानक इन शब्दों को सुनते ही काजल ने तुरंत अपनी नजर घुमाकर अपने भाई की तरफ देखा, जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आ रहा था। और अब अपने भाई को अपने पास आते हुए देखकर काजल एक बहन की तरह उन लोगों की जिंदगी को चुनती है। अब वह भी तेज कदमों के साथ दौड़ते हुए युवान खन्ना की तरफ कदम बढ़ा देती है। अब वह दोनों भाई बहन एक दूसरे से सिर्फ 1 फीट की दूरी पर ही थे। तभी अचानक ही वहां गोलियों की बौछार शुरू हो गई, और यह देखकर युवान खन्ना के साथ विद्युत, माही और काजल सभी हैरान रह गए। अब वह लोग अपनी नजर चारों तरफ घुमाकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन यह फायरिंग कहाँ से हो रही है उन्हें समझ नहीं आया। कि तभी अचानक ही उनकी नजर आसपास कुछ बिल्डिंग पर गई, जहां के अलग अलग हिस्से से उन लोगों पर कुछ छुपकर फायरिंग हो रही थी। और यह फायरिंग उन लोगों पर नहीं, बल्कि सिर्फ उनकी सिक्योरिटी गार्ड पर हो रही थी। यह सब इतना जल्दी होने लगा कि वहां खड़े किसी भी शख्स को कुछ भी समझ नहीं आया। अब युवान खन्ना भी तुरंत अपनी गन निकाल कर आसपास लोगों पर फायर करने लगा, लेकिन अभी भी क्योंकि वह बहुत ज्यादा घायल था, उसका एक हाथ कटा हुआ था और दूसरे हाथ से वह मुश्किल से कुछ लोगों को ही शूट कर पा रहा था। वरना ऐसा नहीं था कि वह कोई कमजोर शख्स था जिस पर जीत हासिल करना बहुत आसान था, पर उसकी किस्मत यहाँ इसलिए खराब थी क्योंकि उसका सामना सचमुच पावरफुल लोगों के साथ हुआ था, जिनकी आंखों में जीत का जुनून था और नफरत की आग थी। देखते ही देखते युवान खन्ना के बहुत से गार्ड धराशायी हो चुके थे कि तभी विद्युत माही को गाड़ी में लॉक करके उसे अंदर ही रहने का ऑर्डर देते हुए अपने हाथों में गन लेकर तेजी से बाहर निकला। और अब वह भी आसपास कई लोगों को फायर कर रहा था। हालांकि वह प्रोफेशनल शूटर नहीं था, उसने बस अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा बहुत गन चलाना सीखा था, क्योंकि शायद उसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी किसी सिचुएशन में फंसने वाला है। लेकिन युवान खन्ना बहुत अच्छा शूटर था, वह अच्छे से लोगों को मार पा रहा था, लेकिन वह जिसे भी पॉइंट करता वह तुरंत ही जमीन पर धराशायी हो जाता। उसने इतनी कम टाइम में कम से कम 57 लोगों को तो ऊपर पहुंचा ही दिया था, लेकिन अगले ही पल एक गोली आकर सीधा उसके गन वाले हाथ में लगती है। आह की आवाज के साथ युवान खन्ना की गन कुछ दूर फ्लोर पर गिरी हुई थी, और इससे पहले कि युवान खन्ना खुद को संभाल पाता, अचानक ही वहां तेज रफ्तार से 3 गाड़ियां आकर रुकी, जो कि ब्लैक लग्जरियस लैम्बोर्गिनी थी, बुलेट प्रूफ मिरर के साथ, बहुत ही एक्सपेंसिव। युवान खन्ना और विद्युत की आंखें उन गाड़ियों को देखकर बड़ी हो गई, और काजल भी काफी घबरा गई कि तभी एक के बाद एक उन गाड़ियों का दरवाजा खुला, और उन अलग अलग गाड़ियों में से पहले में समर काफी स्टाइल और टशन के साथ बाहर निकला, और उसने तुरंत ही अपनी गन सामने खड़े विद्युत वालिया की तरफ तान दी। दूसरी गाड़ी जो कि दूसरे कॉर्नर पर थी, उसमें से आशी अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बाहर निकली, जिसने इस वक्त अपने बदन पर ब्लैक जीन्स और टॉप पहन रखा था, एक ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट और आंखों पर गोगल्स, ब्लैक हाई वैली बूट। वह दिखने में सचमुच एक माफिया क्वीन लग रही थी। बालों का हाई पोनीटेल जिसकी 2 लटें उसके गालों को चूम रही थी। वह भी गाड़ी से बाहर निकलते ही अपनी गन तुरंत ही सामने खड़े युवान खन्ना की तरफ तान देती है, और सबसे लास्ट तीसरी गाड़ी से जीवा अपने चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए बाहर निकला, और जीवा को अपने सामने देखते ही काजल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
क्योंकि वह तो उसके सामने ही बेहोश हो गया था और इतनी जल्दी उसका होश में आना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस पूरी घटना को मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं हुए थे। काजल अभी कंफ्यूज थी कि तभी जीवा अपने कदम काजल की तरफ बढ़ा देता है। इस वक्त उसका ऑरा और चेहरे पर एक्सप्रेशन इतने ज्यादा खतरनाक थे, जिसे देखकर ही काजल अपना सलाइवा घूटने लगी और वह घबराहट के मारे अपने कदम पीछे लेने लगी। जीवा, देखो तुम मुझे ऐसे यहाँ प्लीज। और इससे पहले कि जीवा काजल तक पहुंचता, अचानक ही युवान खन्ना गुस्से से सड़क पर गिरी हुई अपनी गन उठाकर तेजी से जीवा की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, जीवा छोड़ दो मेरी बहन को वरना। इतना कहकर वह जीवा के ऊपर गन फायर करने लगा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि गन की सभी बुलेट खत्म हो गई थी और जीवा का एक बाल भी बांका नहीं हुआ था कि तभी आशी अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए युवान खन्ना को अजीब नजरों से देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या बात है युवान खन्ना, गन में बुलेट नहीं है। यू नो वॉट, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। एक्चुअली तुम्हारी किस्मत में दम नहीं है, क्योंकि तुम दोनों बाप बेटे का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। खैर, मुझे तो लगा था तुम्हारी इस बेवकूफ बहन में थोड़ी तो अक्ल होगी और वह मेरे भाई के प्यार को समझेगी। एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती है, लेकिन उससे समझदारी की उम्मीद रखनी ही बेकार थी। भाई, फिर तुम लोगों के खानदान से जो है कोई भरोसा करे तो कैसे करे। खैर, इसका तो जो होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारा क्या करे, मैं तो यही सोच रही हूँ। अब आशी पास में खड़े समर की तरफ देखते हुए बोली, समर पकड़ लो इसे और ले चलो इन्हें हमारे मेहमान बनाकर। लगता है अब डेविड किंग को अपना फूड बजट बढ़ाना पड़ेगा। अनवांटेड लोग बिन बुलाए मेहमान बनकर जो आ रहे हैं, और हाँ, कोशिश करना इनकी खातिरदारी में कोई कमी न रहे। इतना कहकर आशी बड़े ही स्टाइल के साथ एक नजर अपने भाई की तरफ देखकर चेहरे पर तिरछी स्माइल को और गहरी कर लेती है और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वहीं समर उसके ऑर्डर को सुनते ही अपने पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से युवान खन्ना की तरफ जाने लगे कि तभी विद्युत, जो कि अपने हाथ में गन लिए यह डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, वह एक दोस्त और भाई होने का फर्ज निभाते हुए जैसे ही गन जीवा के ऊपर फायर करने वाला था, अचानक ही समर तेजी से दौड़ते हुए जाकर उसके हाथ पर जोर से लात मारता है। आ की आवाज के साथ विद्युत की गन भी बहुत दूर में जाकर गिरी हुई थी और वह अचानक ही दर्द से नीचे गिरा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझता, समर तुरंत ही उसकी छाती पर अपना घुटना रखकर उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट करते हुए बहुत ही गुस्से से दांत पीसकर उसे वार्निंग देते हुए बोला, कोशिश भी मत करना वरना यही भून कर रख दूंगा। तुम लोगों से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बेहतर होगा बीच में आने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारा इंसाफ मैं खुद कर दूंगा। गार्ड्स, उठाओ इसे और ले चलो। कहते हुए समर एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और विद्युत वालिया हैरानी से समर को देखते हुए अपने दोनों हाथ हैंड्सअप की पोजीशन में ऊपर किए था। वहीं गाड़ी में बैठी हुई माही अपने भाई की यह हालत देखकर और समर के गन पॉइंट पर अपने भाई को खड़ा हुआ देखकर डर के मारे गाड़ी से ही चिल्ला रही थी और उससे अपने भाई को छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रही थी कि तभी गार्ड आगे जाकर विद्युत वालिया को भी अपने साथ लेकर चले गए और अब समर अपने कदम माही की गाड़ी की तरफ बढ़ा देता है और उसे बाहर आने का ऑर्डर देता है। वहीं समर की धमकी को सुनते ही माही जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है, क्योंकि वह अपने भाई को खतरे में नहीं देख सकती थी। और वहीं जीवा काजल के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल थी और उसे देखकर तो काजल का भी गला सूखने लगा था। उसे पसीने आ रहे थे, उसका दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था। वह डरते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से जीवा को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जीवा ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर काजल की आंखें हैरानी से फैल गई।
और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जीवा उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए धीरे से पंजों के बल बैठकर काजल के एक पैर को उठाकर अपने घुटनों पर रख लेता है और अब वह अपनी जेब से एक बैंडेज निकालकर उसके पैर में लगे हुए एक जख्म पर उसे चिपकाते हुए अपने साथ लाई हुई एक सैंडल उसके पैरों में पहना देता है, जो कि हड़बड़ाकर भागते हुए काजल के पैरों से जाने अनजाने पीछे ही कहीं छूट चुकी थी, जिसके कारण उसके पैर नंगी सड़क पर दौड़ने के कारण घायल हो चुके थे। इस बात का ख्याल कुछ पल के लिए काजल भी भूल चुकी थी, लेकिन जीवा वह नोटिस कर रहा था और यह नज़ारा देखते ही काजल, जो कि अब तक उससे घबरा रही थी, अचानक ही उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे और वह अपने पकड़े हुए हाथ को धीरे से जीवा के कंधे पर रखने ही वाली थी कि तभी न जाने क्या सोचकर वह अपने हाथों को रोक लेती है, लेकिन फिर अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, जीवा तुम यह मत करो प्लीज जीवा, मैं। और इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, जीवा अगले ही पल अपनी जगह से उठकर उसे अपनी नजरों से घूरते हुए अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है और फिर बिना कुछ बोले एक झटके में उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा देता है। अब काजल के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह चुपचाप गिरने के डर से उसके गले में अपनी बाहें लपेट लेती है और बस उसकी तरफ ही देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके दिल में बहुत दर्द था, लेकिन वह सचमुच एक दौराहे पर थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसकी किस्मत सचमुच उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही थी। वह जब इस इंसान को हर पल अपनी दुआ में मांगती थी और बस इसके साथ ही जिंदगी बिताने के ख्वाब देखती थी, उस वक्त यह इंसान उससे दूर भागता था। किस्मत उन दोनों को मिलने ही नहीं देती थी और जबकि आज वह इंसान खुद उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, तो वह इस कदर मजबूर थी कि उसे अपने कदम बार बार पीछे लेने पड़ रहे थे। लेकिन यह इंसान सचमुच बहुत जिद्दी है। वह ना तो इससे दूर जाता है और ना ही इसे खुद से आजाद करता है। किस्मत मिलने नहीं देती और मोहब्बत दूर होने नहीं देती। काजल अपनी गहरी आंखों से बस जीवा को ही देख रही थी। दोनों के बीच खामोशी थी कि तभी जीवा काजल को ब्लैक कलर की लग्जरियस लैम्बोर्गिनी में आगे की पैसेंजर सीट पर बिठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाता है और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर अगले ही पल अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके तेज रफ्तार से वहां से जाने लगा। वहीं काजल, जो कि घबराते हुए अभी भी उसे देख रही थी, थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी जीवा, मैं मजबूर थी, लेकिन तुम इस तरह, मेरा मतलब, कहते हुए उससे अपनी जुबान वहीं रोक ली कि तभी जीवा यानी अंश अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए ठंडी और डीप वॉइस में बिना उसकी तरफ देखे बोला, मैं तुम्हारे उस ड्रग्स के कारण भी इतनी जल्दी होश में कैसे आ गया। जीवा ने गहरी आंखों से काजल की तरफ देखकर बोला, यही सोच रही हो ना। और जीवा की गहरी आंखों को देखकर काजल घबराते हुए अपनी नजर नीचे कर लेती है कि तभी जीवा अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए वापस अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, मैं काली दुनिया का जीवा यूं ही नहीं बना, इंसान की रग रग को पहचानता हूँ। तुम अपने अंश को धोखा दे सकती हो, लेकिन काली दुनिया के जीवा को नहीं। फ्लैशबैक। डेविडसन विला में क्रिश और जीवा की मर्जी के बिना मक्खी भी नहीं आ सकती, लेकिन एक वेटर जिसे कॉफी के लिए किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था, वह भला एक ऐसे शख्स के आसपास कैसे आ सकता था जो इंसान जब से यहाँ आई थी खाने पीने में हमेशा नखरे कर रही थी। कॉफी तो दूर की बात, वह पानी भी तब ही पीती थी जब उसका दिल करता था या फिर जीवा उसे जबरदस्ती धमकी देकर खिलाता पिलाता था। यह चीज आसानी से किसी के भी शक के दायरे में आ सकता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जीवा, जिसने स्पेशल काजल के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड को लगा रखा था, वह सबसे पहले वापस विला आकर काजल की दिन भर की एक्टिविटी के बारे में ही जानकारी लेता है। उसने क्या खाया, क्या नहीं, कहाँ गई और किससे बातें की। उसने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की। और जीवा के इंफॉर्मेशन लेते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि काजल ने गार्डन में घूमते हुए ब्लैक कैपुचिनो कॉफी पी थी
और यह बात सुनते ही जीवा को यह बातें खटकने लगी थी, क्योंकि जहाँ तक वह काजल के बारे में जानता था, काजल कभी भी ब्लैक कैपेचिनो कॉफ़ी नहीं पीती थी, बल्कि उसे कॉफ़ी अच्छी ही नहीं लगती थी, और अगर वह कभी पीती भी थी तो नॉर्मल ही कॉफ़ी पीती थी। यह सुनकर जीवा, जो कि इस वक्त हॉल एरिया की तरफ ही जा रहा था, कुछ सोचकर उसने पीटर को अपने पास बुलाया और उसे इन्फॉर्मेशन लेते हुए पूछा, पीटर, क्या काजल मैडम ने तुम्हें कॉफ़ी के लिए कोई ऑर्डर दिया था, ब्लैक कैपेचिनो या फिर कुछ और? और यह सुनकर पीटर कुछ याद करते हुए बोला, नहीं सर, काजल मैडम ने तो सुबह से कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। वैसे भी यहाँ ब्लैक कैपेचिनो किंग और याना मैडम के अलावा कोई और नहीं पीता। किंग तो सुबह ही निकल गए थे, लेकिन इसके बावजूद एक सर्वेंट 2 कप कैपेचिनो बनाकर ले गया था। दूसरा कप किसके लिए था, मैं कुछ ठीक से नहीं बता सकता। ठीक है, तुम जाओ। इतना कहकर जीवा अपने आप में कंफ्यूज होते हुए बोला, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? इतना कहकर जीवा तुरंत ही अपना लैपटॉप लेकर इस पूरे इलाके सीसीटीवी सिक्योरिटीज फुटेज को चेक करने लगा, और उसका पूरा फोकस सिर्फ काजल पर था। वह कहाँ आई थी और कहाँ गई थी। उस सीसीटीवी फुटेज में काजल की हरकतें कुछ मिस्टीरियस लग रही थी, और अब उसे मामले का अंदाजा हो चुका था। उसने जब सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उस सर्वेंट की पहचान के लिए कहा कि तभी उसे पता चला कि गार्डन के लास्ट छोर पर एक ड्राइवर बेहोश पड़ा है। उस ड्राइवर के होश में आने के बाद जीवा को पता चला कि वह इस विला में एनिमल फूड सप्लाई करता है, जो कि हफ्ते में 2 दिन ही आता है, और वह उसके गाड़ी का ड्राइवर था। लेकिन अचानक किसी ने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया था और उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गया था। और इन सभी कनेक्शन को जोड़ने के बाद जीवा समझ चुका था कि यहाँ कोई अनवांटेड पर्सन आ चुका था, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद वह अनजान बना रहा और चुपचाप वह सभी की हरकतों पर नजर रख रहा था। अचानक ही उसे किसी सर्वेंट पर शक हुआ, जो कि काम के बहाने बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। जीवा को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने उस इंसान को जानबूझकर जाने दिया, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वालिया का बेटा विद्युत वालिया था। क्योंकि आमतौर पर विद्युत वालिया को यहाँ कोई नहीं पहचानता था। युवान खन्ना एक हस्ती था, उसे सभी लोग जानते थे। इसीलिए इस जगह पर आने का रिस्क सिर्फ विद्युत वालिया ने ही लिया था। जीवा चाहता तो 1 सेकंड में विद्युत को पकड़ लेता, लेकिन वह यह जानना चाहता था कि आखिर काजल किसका साथ देती है और क्या वह जीवा को हकीकत बताएगी। लेकिन काजल ने उसे कुछ भी नहीं बताया। यह बात शायद काजल जीवा को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने इस बात को काजल के सामने जाहिर नहीं होने दिया। और वहीं दूसरी तरफ काजल, जो कि शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए जीवा के साथ बाहर जा रही थी, उसे उस पेपर नोट में इंफॉर्मेशन मिली थी कि वह लोग इस क्रिस्टल में छुपा हुआ एक स्पेशल ड्रग्स भेज रहे हैं, जिससे वह सामने वाले इंसान को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकती है, और बस वही किसी तरह माही को लेकर विला से बाहर आ जाए। बाकी युवान और विद्युत संभाल लेंगे। बस फिर क्या था, ना चाहते हुए भी काजल अपनी फैमिली के लिए इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो गई, और वह जानती थी कि जीवा को डायरेक्ट ड्रग्स देना खतरे से खाली नहीं है। उसे शक हो सकता है, इसीलिए वह उस ड्रग को लिपस्टिक के बाद अपने होठों पर अप्लाई कर लेती है, क्योंकि वह जानती थी जीवा उसे किस किए बिना नहीं रहेगा। सब कुछ काजल की प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा था, लेकिन और मौके का पर जीवा, जिसे पहले ही इन सभी चीजों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसने एक रात पहले सारी सच्चाई जानने के बाद काजल को रात के खाने में नींद की गोली मिलाकर खिला दी। इसके बाद वह गहरी नींद में सो गई थी, और अब जीवा ने कमरे की तलाशी ली तो उसे वह छुपा हुआ ड्रग भी मिल गया, जो कि काजल ने फ्लावर वॉश के अंदर छुपा रखा था। इस ड्रग को देखते ही जीवा इसे पहचान गया, और अगली सुबह काजल जैसे ही ड्रग्स अपने होठों पर अप्लाई करती है, उससे पहले ही जीवा उसका एंटीडोट
ले चुका था, जिसके कारण काजल के ड्रग्स का जीवा पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद वह काजल की चाल में फंसने का नाटक करता है। और अब फ्लैशबैक खत्म। सारी सच्चाई जानने के बाद काजल की आंखों में आंसू थे। वह जीवा की तरफ देखते हुए भरे हुए गले से बोली, सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? यह कैसी जिद है जीवा, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि जिद, शक, पागलपन या मोहब्बत, चाहे जो भी नाम दो, लेकिन अब तो हो चुका है। क्या करूं मैं? यह दुश्मनी, यह नफरत मैंने चूज नहीं की थी और ना ही तुमने की थी। आगे क्या होने वाला है यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा आज हमारे हाथ में है। एक वक्त था जब मैंने एक बेवकूफ़ी की थी, तुमसे प्यार करने के बावजूद तुम्हें एक्सेप्ट ना करने की, और एक वक्त आज है जब तुम यह बेवकूफ़ी कर रही हो। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हाँ, लेकिन शायद फ़र्क यह है कि तुमने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ज़िद नहीं की थी, लेकिन मेरी मोहब्बत को पाने के लिए मेरी ज़िद है, और जुनून भी, जिस पर मैं गिव अप किसी कीमत पर नहीं करूँगा, समझी तुम? जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हें हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हासिल करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इतना कहकर वह अपना मोबाइल लेकर उस पर कुछ मैसेज टाइप करके सेंड करता है, जो मैसेज अगले ही पल समर और आशी को रिसीव हुआ। इसे पढ़कर उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, और समर हड़बड़ाते हुए अचानक ही गाड़ी को ब्रेक लगाता है और तुरंत ही आशी को कॉल करते हुए बोला, आशी, यह अंश भाई का मैसेज क्या तुम्हें भी आया है? हाँ, मुझे भी अभी अभी रिसीव हुआ। अरे लेकिन तुमने उन्हें समझाया क्यों नहीं? यह बहुत खतरनाक हो सकता है। एग्जैक्टली, तुम उनसे बात करो तो। नहीं समर, मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया तो उनके फैसले को कोई टाल नहीं सकता। अब उनकी बहन होने के नाते मैं भी नहीं चाहती कि वह अपने कदम पीछे लें। अब चाहे जो हो जाए, मैं उनके साथ हूँ। अब होगा वही जो भाई चाहेंगे। कुर्सी की पेटी बांध ले समर, अब तो हमारा ही जलवा होगा, और धमाल भी। और आशी की बातों को सुनकर समर पहले तो परेशान था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। खतरों के खिलाड़ी किसी से नहीं डरते, और हम तो खुद के शहंशाह हैं। इतना कहकर समर मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, और अब उसके चेहरे पर भी डार्क एक्सप्रेशन थे। वहीं आशी गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड को और भी तेज कर अंश को मैसेज करती है, जिसे पढ़ते ही अंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। और वहीं काजल अंश की जुनूनियत भरी बातों को सुनकर काफी हैरान और परेशान थी। वह अब खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझती है, क्योंकि वह समझ चुकी है अंश तो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वह जीवा को बहुत अच्छे से जानती थी। वह अगर कोई काम अपने हाथ में ले ले तो कभी हारता नहीं था, और इस बार तो वह खुद जीवा की जिद थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक ही जीवा झटके से गाड़ी के ब्रेक लगाता है। उसके बाद एक तेज आवाज के साथ वह गाड़ी कुछ दूर जाकर रुकी गई। आह की आवाज के साथ काजल आगे की तरफ गिरने ही वाली थी कि तभी जीवा ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके सर को कांच से टकराने से रोक लिया। अब काजल हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर बगल में बैठे जीवा की तरफ देखने लगी कि तभी जीवा अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, डरो मत मेरी जान, मैं हूं ना। जीवा अपने जुनून को ठेस नहीं पहुंचाने देगा, और तुम तो उसकी सब कुछ बन चुकी हो। शक जानती हो ना, क्रेजीनेस जो पागलपन की हद तक होती है। देखना चाहती हो मेरा पागलपन तो देखो। इतना कहकर वह अपने चेहरे की डेविल स्माइल यूं ही गहरी करते हुए एक बार फिर गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाकर तेजी से अपनी गाड़ी दूसरी तरफ लेकर आया, जहां का नजारा देखकर अगले ही पल काजल की आंखें हैरानी से फैल गई। और इससे पहले कि वह कुछ समझती, अचानक ही आसपास बहुत ही सारी गन फायरिंग की आवाज गूंजने लगी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको आखिर क्या करना चाहते हैं जीवा और जीवा की टीम, और क्या चल रहा है जीवा के दिमाग में? क्या वह हासिल कर पाएगा अपना प्यार,
या बन जाएगी यह उसकी हार की वजह। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।